पापा मैंने आपको कहा ना, इस बर्थडे पर मुझे आईफोन ही चाहिए। आपको पता भी है कॉलेज में मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। कितना लो फील होता है मुझे उनके सामने ये एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करने में। देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हें आईफोन दिलाने की हैसियत नहीं है हमारी। और तुम कोई इकलौती बेटी तो हो नहीं, तुम्हारे अलावा 2 बच्चे और हैं हमारे। तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा तो वो दोनों भी आईफोन लेने की जिद करेंगे। अब तुम्हारा बाप करोड़पति नहीं है कि 1-1 लाख के फ़ोन बच्चों के हाथ में थमा सके। अब जितनी मेरी आमदनी है उसके हिसाब से हर चीज़ करके दे रखी है तुम तीनों को। अच्छा खा रहे हो, पहन रहे हो, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? आप तो ऐसे एहसान जता रहे हो जैसे हमारे लिए प्राइवेट जेट खरीद रखे हो। ऑटो में धक्के खाकर कॉलेज जाना पड़ता है रोज। देखो बेटा, तुम्हारे बाप के पास जितना पैसा है ना, उसके हिसाब से बहुत अच्छी परवरिश दे रहा हूँ मैं तुम तीनों को। और अगर अपने यही शाही शौक पूरे करने हैं तो जब नौकरी लगेगी तो अपनी कमाई से पूरे कर लेना। पता नहीं कैसे कंगाल परिवार में पैदा हो गई मैं। कोई भी ढंग की चीज मांग लो तो पापा का यही ड्रामा रहता है। मैंने कौन सा गुच्ची का बैग मांग लिया था, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन पापा में तो फैशन की समझ ही नहीं है। इनको तो ऐसा लगता है इन्होंने हमारा कॉलेज में एडमिशन करा दिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब इनको कौन समझाए कि कॉलेज में जाने के लिए अपना स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं था जब निकिता ने अपने पापा से कोई बहुत बड़ी डिमांड की थी। वो अक्सर ही पापा से महंगी और ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड करती, और जब उसके पापा उसे वो सामान दिलाने से मना करते थे तो वो उल्टा उन्हें ही उल्टी सीधी बातें सुनाती। कुछ ही सालों में निकिता का कॉलेज खत्म हुआ और उसकी जॉब लग गई। जॉब में आने के बाद, बेटा कुछ पैसों की ज़रूरत है, 1 साल हो गया तुम्हारी जॉब को, अब तो तुम्हारे पास भी अच्छी खासी सेविंग हो गई होगी। माँ, जब तक मैं काम नहीं करती थी तब तक तो पापा एक एक पैसे का हिसाब लेते थे। अब मेरी जॉब लग गई है तो क्या मेरी सैलरी का भी हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा? मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। जितना कमाती हूँ उससे ज़्यादा मेरा महीने का खर्चा हो जाता है। आपकी बेटी तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जी। जब तक कमाती नहीं थी दिन रात बड़ी बड़ी फरमाइशें करके हमारा जीना मुश्किल किए रहती थी, और अब जब कमा रही है तब भी उसे पूरा नहीं पड़ रहा। मैंने सोचा था बेटी की अच्छी खासी नौकरी लग गई है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ तो मदद मिल ही जाएगी, लेकिन वो तो उल्टा मेरे सामने ही पैसों का रोना रोने लगी। अरे जाने दो भाग्यवान, हमारा फर्ज था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। हमने इस काबिल बना दिया कि अपने खर्चे वो खुद उठा सके। अब अगर समय रहते अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाना नहीं सीखेंगे तो जीवन भर भुगतेंगे। माँ बाप सिर्फ समझा सकते हैं, किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। तुम ज़्यादा चिंता मत करो। निकिता की आदतें शुरू से ही थोड़ी अजीब थी, लेकिन माता पिता का फर्ज होता है कि वो सही समय पर बच्चों के लिए एक जीवन साथी ढूंढकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इसलिए जब निकिता 25 साल की हो गई तो उसके पापा उसके लिए लड़के तलाशने लगे। निकिता बेटा, ये मेरे मित्र का बेटा है, सरकारी नौकरी करता है, 50,000 सैलरी है महीने की। मुझे लड़का बहुत पसंद है, लोग भी सीधे साधे हैं। तुम भी एक बार देख समझ लो। पापा 50,000 से होता क्या है? आपको पता है कितनी महंगाई है? 50,000 में घर कैसे चलेगा? अरे मेरा खुद का महीने का 1 लाख का खर्चा है। मैं इन मिडिल क्लास लोगों की तरह अठन्नी चवन्नी बचाकर गुजारा नहीं कर सकती। मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड है, कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो लड़का देखो आप। बेटी की बात सुनकर निकिता के पापा एक के बाद एक लड़कों के प्रोफाइल देखने लगते हैं, और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक प्रफुल्ल नाम का लड़का मिलता है। निकिता बेटा, तुम्हारे लिए लड़का देखते देखते 3 साल बीत गए हैं। 28 की हो गई हो तुम, अगले 2 महीनों में 29 की हो जाओगी। अपनी शादी को ना थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दो। एक बार 30 साल क्रॉस कर लिया ना तुमने, फिर रिश्ते मिलना और मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, हमारे पापा ने एक रिश्ता देखा है। लड़का हैदराबाद में रहता है और सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। तुम्हारी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जॉब है। शादी के बाद तुम भी वहीं पर अपने लिए जॉब ढूंढ लेना। महीने का 2.5 लाख रुपया कमाता है और अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। नाना देवर कोई झंझट नहीं, सिर्फ लड़के के माता पिता हैं और वो भी गाँव में रहते हैं। लड़का अकेला ही हैदराबाद में रहकर नौकरी कर रहा है। माँ की बात सुनकर निकिता प्रफुल्ल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। प्रफुल्ल अपने परिवार के साथ निकिता से मिलने आता है, जहाँ पर निकिता देखती है कि प्रफुल्ल का वजन थोड़ा ज़्यादा है लड़के वालों के जाने के बाद। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे मोटे आदमी के साथ शादी करूँगी? बेटा, अगर तुम हर लड़के में ऐसे ही कमियाँ निकालती रहोगी ना तो देखना तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। ऐसे ही कंवारी बैठी रह जाओगी सारी ज़िंदगी भर। दुकान से सामान खरीदने नहीं गई हो, शादी के लिए लड़का देख रही हो। और शादी का मतलब ही समझौता होता है, कुछ बातों में समझौता करना ही पड़ता है। माँ की बात सुनकर निकिता काफ़ी सोचती है और फिर अंत में प्रफुल्ल से शादी के लिए मान जाती है। शादी के बाद, प्रफुल्ल, मैं टैक्सी से ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने लिए कार खरीदनी है। अरे कार की क्या ज़रूरत है निकिता, कार तो ऑलरेडी मेरे पास है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दिया करूँगा। देखो प्रफुल्ल, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता, और जब मुझे ड्राइविंग करनी आती है तो मैं क्यों तुम्हारे पर डिपेंड रहूँ? मुझे मेरी पर्सनल कार दिला दो ना। निकिता के बार बार जिद करने पर प्रफुल्ल उसके लिए कार खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रफुल्ल की होश तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है
कि निकिता को कोई 8-10 लाख वाली कार नहीं बल्कि सीधा 25 लाख वाली गाड़ी चाहिए। निकिता, तुम्हें अपनी पर्सनल कार चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हें सीधा 26 लाख की गाड़ी दिला सकूं। 30 लाख रुपए का पैकेज है तुम्हारा और पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हो। करोड़ों रुपए की सेविंग होगी तुम्हारे पास और बीवी को एक कार नहीं दिला सकते। इस बात को मैं क्या समझूं प्रफुल्ल? अरे तुम जैसे ओवरवेट लड़की को मेरे जैसी इतनी स्मार्ट पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। तुम्हें तो मुझे पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए और तुम हो कि मुझे मेरी छोटी छोटी जरूरत के लिए मना कर रहे हो। मैं नहीं जानता निकिता तुम कौन से टाटा अंबानी के यहाँ से आई हो, लेकिन 25 लाख की गाड़ी खरीदना मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। प्रफुल्ल को तो यही लगा था कि उसके मना करने के बाद निकिता मान जाएगी और ये मुद्दा शांत हो जाएगा, पर नहीं, ये मुद्दा यहाँ शांत नहीं हुआ बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उन दोनों के बीच का कलिश बढ़ता ही जा रहा था। अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और 1 महीने में हम दोनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। ठीक है, अगर निकिता को यही कार चाहिए तो यही सही, दिला देता हूँ उसको गाड़ी। प्रफुल्ल निकिता को उसकी पसंद की गाड़ी दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रफुल्ल के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि अगर वो निकिता को उसकी पसंद की गाड़ी दिला भी देगा तो क्योंकि निकिता कमाती है तो गाड़ी की ईएमआई भरने में वो उसकी हेल्प करेगी। लेकिन प्रफुल्ल नहीं जानता था कि आने वाले समय में अभी क्या क्या होना बाकी है। निकिता, मैंने शोरूम में बात कर ली है, अगले हफ्ते हम लोग तुम्हारी गाड़ी लेने के लिए चल रहे हैं। अब तो गुस्सा थूक दो। प्रफुल्ल की गाड़ी के लिए हाँ बोलते ही निकिता की बांछी खिल गई थी। मुझे तो लगा था तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तुम्हारे लिए बीवी से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमने प्रूव कर दिया प्रफुल्ल कि तुम्हारे लिए पैसा नहीं बल्कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम तो इस झगड़े में भूल ही गए ना कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है और अभी हमें हनीमून के लिए भी चलना है। गाड़ी के चक्कर में पूरा बजट बिगड़ गया है। अब हनीमून के लिए मना कर दूंगा तो इसका एक बार फिर से मुंह फूल जाएगा और पता नहीं झगड़े को सॉल्व होने में और कितने महीने लगेंगे। देखता हूँ, क्रेडिट कार्ड से मैनेज कर लूँगा। ठीक है निकिता, हम लोग हनीमून के लिए गोवा चलते हैं। मैं टिकट्स बुक कर लेता हूँ। क्या कहा? गोवा? तुम्हें पता है गोवा हरिद्वार हो गया है अब इंडियन के लिए। हर दूसरा बंदा शादी के बाद हनीमून के लिए गोवा ही पहुंच जाता है। जैसे वहां समुद्र नहीं गंगा जी बह रही हैं जिसमें डुबकी लगाना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मुझे नहीं जाना गोवा, थाईलैंड चलते हैं। पिछले 1 महीने में प्रफुल्ल इतना तो समझ ही चुका था कि उसकी पत्नी निकिता एक जिद्दी और झगड़ालू औरत है। वो किसी भी तरह से अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानेगी। इसलिए प्रफुल्ल थाईलैंड ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। निकिता ने पिछले 1-1.5 महीने में ही महंगी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप और ट्रिप पर जाने के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदकर पति प्रफुल्ल की जेब एकदम खाली कर दी थी। हनीमून अब खत्म हो गया था। प्रफुल्ल और निकिता वापस लौटकर हैदराबाद आ गए थे। प्रफुल्ल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और निकिता भी अपनी महंगी गाड़ी से ऑफिस जाने लगी थी। प्रफुल्ल, तुमने सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड रखी है, घर के बाकी के काम कौन करेगा? देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझसे गांव की लड़कियों की तरह ना गधा मजदूरी करवाने के ख्वाब मत देखना। ऑफिस से आते आते ही कितनी थक जाती हूँ मैं, मुझे भी तो रेस्ट की जरूरत होती है। घर जाकर मैं किचन में नहीं घुस सकती। एक काम करो, एक कुक रख लो और सफाई वाली से ही मैं डस्टिंग और बाकी के छोटे मोटे कामों के लिए बात कर लेती हूँ। अरे इतना कमाते हो तुम, 10-12 हज़ार देकर एक ढंग की मेड नहीं लगवा सकते? देखो निकिता, थोड़े बहुत काम तो मैं शादी से पहले भी करता था, अब भी तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगा। छोटे मोटे कामों के लिए क्या मेड लगानी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना। तुम्हें बहुत शौक है ना काम करने का, तो करते रहो, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। मैं अपनी जिंदगी फालतू काम करने में खराब नहीं कर सकती। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम बचता है, उसमें मैं अपने लिए टाइम निकालना चाहती हूँ। अरे जिंदगी पर आदमी काम ही करता रहेगा तो जिएगा कब? चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, कोई कुक मिल जाए तो, जो ठीक ठाक खाना बनाना जानती हो बस। शादी के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं गया था जब छोटी छोटी बातों को लेकर प्रफुल्ल और निकिता के बीच में बहस ना हुई हो, क्योंकि प्रफुल्ल रिश्ता निभाना चाहता था। इसलिए निकिता की हर गलत और सही बात को वो इग्नोर करके वहीं खत्म कर देता था। लेकिन निकिता की हरकतें समय के साथ बढ़ती जा रही थी। अभी हैदराबाद आए कुछ ही महीने बीते थे कि निकिता ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुना दी। अब प्रेग्नेंट पत्नी के लिए प्रफुल्ल के मन में थोड़ा और भी सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। प्रेगनेंसी के नाम पर निकिता प्रफुल्ल के ऊपर जमकर हुक्म चलाने लगी थी। प्रफुल्ल, प्रेगनेंसी में मुझे ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही हूँ अभी ये जॉब छोड़ देती हूँ, एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद किसी और कंपनी में जॉब देख लूँगी। वैसे भी काफ़ी टाइम से जॉब स्विच करने के बारे में सोच ही रही थी। देखो निकिता, अभी तुम्हारी गाड़ी की ईएमआई देनी है, अभी तो प्रेगनेंसी का शुरुआती समय है, घर के काम करने के लिए मेड तो रखी ली है तुमने। कोशिश करो कि अगर कुछ महीना कंटिन्यू कर पाओ तो उसके बाद मैटरनिटी लीव भी तुम्हें मिल जाएगी ना। नहीं प्रफुल्ल, मुझे बहुत थकान सी रहती है और ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बच्चे के आने की खबर से प्रफुल्ल भी बहुत एक्साइटेड था, इसलिए जब निकिता जॉब छोड़ने की बात करती है तो प्रफुल्ल उसका ज़्यादा विरोध नहीं करता और नौकरी छोड़ने की बात आसानी से मान लेता है।
निकिता अब घर में रहने लगी थी। पूरा पूरा दिन बिस्तर पर बैठकर टीवी देखती और लगभग हर रोज एक नई फरमाइश लेकर पति के पास पहुंच जाती। निकिता की बड़ी बड़ी डिमांड्स के आगे प्रफुल्ल को अपनी 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह भी कम लगने लगी थी, क्योंकि निकिता के शौक इतने बड़े बड़े थे कि वो 1-1 लाख के तो बैग इस्तेमाल किया करती थी। उसके बैग, स्टॉल, शूज सब इंटरनेशनल ब्रांड के थे, जिनके दाम सुनकर प्रफुल्ल का दिमाग घूमने लगा था। देखते ही देखते 9 महीने का समय बीत जाता है और निकिता एक बेटे की माँ बन गई थी। प्रफुल्ल, मुझे ना एक आईपैड लेना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, अपनी कार्ड की डिटेल्स दो ना। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ निकिता, तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 1 साल से ऊपर हो गया हमारी शादी को और तुम दोनों हाथों से ऐसे खर्च कर रही हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया हो। अब एक बच्चे की माँ बन गई हो, अब तो कुछ जिम्मेदार बनो। प्रेगनेंसी के 9 महीने तो तुम अपने हार्मोन्स को जिम्मेदार बताकर अपनी मनमानी करती रही। अब क्या बहाना ये सब फिजूल खर्ची का तुम्हारे पास? ये फिजूल खर्ची नहीं है प्रफुल्ल, आईपैड खरीदना फिजूल खर्ची कब से हो गया? अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, पूरा दिन घर पर रहकर तुम्हारे बेटे को संभालती हूँ, तो अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो तुमसे ही कहूंगी ना। और तुम क्या ये हर समय पैसों की दुआएं देते रहते हो? कोई एहसान नहीं कर रहे हो? तुमने शादी की है, मेरे खर्चे उठाना फर्ज है तुम्हारा। अरे तो मैंने कब मना किया तुम्हारे खर्च उठाने से? लेकिन खर्च उठाने का मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान खुद बिक जाए। और दिन भर बच्चे की देखभाल करती हूँ, तुम्हें ये बात बोलते हुए शर्म भी नहीं आती? बच्चे की देखभाल के लिए तुमने आया रखी हुई है, घर के सारे काम करने के लिए अलग से नौकर आते हैं। प्रफुल्ल अब निकिता को पैसे देने के लिए इनकार करने लगा था, जिसकी वजह से निकिता प्रफुल्ल से चिढ़ी चिढ़ी रहने लगी थी। कुछ दिनों तक जब उसे समझ में आता है कि प्रफुल्ल उसे मनमानी करने के लिए पैसे नहीं दे रहा, तो वो अपने बेटे को लेकर हैदराबाद से अपने मायके आ जाती है और उसे डाइवोर्स पेपर भिजवा देती है। ये क्या बेवकूफ़ी है निकिता? पिछले 1.5-2 साल में पानी की तरह पैसा बहाया मैंने तुम्हारे ऊपर। महंगी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, ब्रांडेड कपड़े, नौकर चाकर, ऐसी क्या कमी रखी थी जो तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भिजवा दिए? भिखारी बनाकर रख दिया है तुमने मुझे। तुम्हारे जैसे बेगैरत आदमी को ना खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। बेटे की शक्ल देखने को भी तरस जाओगी तुम। फोन करके मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो ससुराल आकर 2 थप्पड़ मारूंगी, तुम्हें होश ठिकाने आ जाएंगे। निकिता और प्रफुल्ल का केस अब कोर्ट में पहुंच गया था। निकिता ने प्रफुल्ल के ऊपर डिवोर्स, एलिमनी के अलावा बेटे की कस्टडी लेने के साथ साथ और भी कई केस लगाए थे, जिनमें दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी शामिल था। कोर्ट रूम में रोना धोना करके निकिता ने केस की पूरी दिशा अपनी ओर मोड़ ली थी। पत्नी के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने वाले प्रफुल्ल के ऊपर निकिता ने दहेज में मोटी रकम लेने का इल्जाम लगाया था। साथ ही उसने तलाक के लिए 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता भी मांगा था। जब से लोगों को इस डाइवोर्स केस के बारे में पता चला था, लोग प्रफुल्ल को बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगे थे। समाज में लोगों को यही लगने लगा था कि प्रफुल्ल ने अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि वो उसे छोड़कर चली गई। मिस्टर प्रफुल्ल, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आप इस कंपनी में अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंपनी आपको 3 महीने का नोटिस देती है, उसके बाद आपको ये जॉब छोड़नी होगी। आपके ऊपर लगे हुए केसेस के कारण कंपनी की बहुत बदनामी हो रही है और हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कंपनी की साख पर बात आए। प्रफुल्ल का मान, सम्मान, नौकरी सब कुछ दांव पर लग गया था और इतना सब होने के बाद भी कोर्ट को भी निकिता की ही बातें सच लग रही थी, क्योंकि निकिता एक औरत थी और कानून हमेशा ऐसे मामलों में औरत का ही साथ देता है। महीनों से चल रहे ट्रायल के बाद आज कोर्ट में केस की फाइनल सुनवाई थी। जज अपना अंतिम फैसला सुनाने वाले थे कि तभी अदालत में प्रफुल्ल के घर पर काम करने वाली आया आती है। रुक जाइए जज साहब, अपना अंतिम फैसला सुनाने से पहले मैं आपके सामने कुछ सबूत रखना चाहती हूँ जिससे आपका जजमेंट बदल सकता है। चुपचाप 2 लाख रुपए दो, वरना तुम्हारे बेटे को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। देखने के लिए भी तरस जाओगे तुम। ऐसे कानूनी पैंच में फंसाऊंगी ना कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी कि किसके साथ पाला पड़ा था। अभी पिछले महीने ही मैंने तुम्हें 2 लाख की शॉपिंग कराई है। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तुम्हारे महंगे शौक पूरे करने के अलावा और भी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मुझे उसके बारे में भी सोचना है। और ये बात बात पर तलाक की धमकी देना बंद करो। तुझे मेरी बातें धमकी लग रही है ना? तो देख, ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी तेरे ऊपर के मरने के बाद भी उन इल्जामों से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रफुल्ल भैया के यहाँ बच्चों की देखभाल करती थी। भाभी पूरा पूरा दिन मोबाइल पर किसी न किसी के साथ बिजी रहा करती थी। उनका बच्चे के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसीलिए भैया ने हाल में कैमरा लगवाया था ताकि वो बच्चे और मुझे कैमरे की मदद से देख सके। भैया और भाभी के बीच में अक्सर इस तरह के झगड़े हुआ करते थे, जिसमें भाभी भैया को तलाक देने की और कोर्ट केस में फंसाने की धमकी दिया करती थी। एक दिन उनके बीच में हॉल में झगड़ा हुआ जहाँ कैमरा लगा हुआ था और उनका पूरा झगड़ा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो प्रूफ मिलने के बाद जज को इतना तो समझ में आ गया था कि निकिता जितनी भोली भाली दिखाई दे रही है उतनी है नहीं, और उसने अपने पति के ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद है। सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद फैमिली कोर्ट ये निर्णय देता है कि निकिता बच्चे का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने प्रफुल्ल को दे दी थी।
दोनों के तलाक को मंजूरी मिल गई थी और इसके साथ ही कोर्ट ने निकिता की 3 करोड़ की भरण पोषण की अर्जी को भी ठुकरा दिया था। साथ ही महिला कानून का गलत उपयोग करने और पति को झूठे आरोप में फंसाने के लिए कोर्ट निकिता को जमकर झाड़ भी लगाती है, जिससे प्रफुल्ल की धूमिल हो चुकी छवि एक बार फिर